हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज एक बार फिर हम कनेक्ट हो चुके हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिलहाल हम यूजीसी नेट पेपर वन का रिवीजन कर रहे हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम बस चंद दिनों में ही होने वाला है, तो हमें रिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट पढ़ना है, और पेपर वन को तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। पेपर वन का हर यूनिट, हर टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं, रोज एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं हम, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ अपने पेपर वन के लिए। अभी हम फिलहाल इंडियन लॉजिक कर रहे थे। दो वीडियोस इंडियन लॉजिक मैंने रिलीज कर दिए हैं, एक प्रमाणस के ऊपर और एक इंडियन फिलोसफी के ऊपर। आज दो प्रमाण मैं बताऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इन दोनों के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं अपने आज के रिवीजन की तरफ। और इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको कभी भी लगे कि वीडियो अच्छा है, आपके काम का है, आपके किसी न किसी काम आ सकता है, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट ऑन द वीडियो टू लेट अस नो व्हाट मोर यू वांट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है कि जो प्रमाण है वो कई तरह के होते हैं। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, अनुपलब्धि होती है, अर्थपट्टी होती है, शब्द होता है, उपमान होता है, होते हैं। तो आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। ठीक है, तो हम आज इन दोनों को कवर करेंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष जो है वो परसेप्शन को कहते हैं। अभी जो परसेप्शन, ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान अर्जित करने का जो तरीका है परसेप्शन, वो दो स्टेजेस में होता है। इट हैपेंस इन टू स्टेजेस, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के दो चरण होते हैं, आप कह सकते हैं दो चरण होते हैं। वो दो चरण कौन कौन से हैं? तो वो मैंने नीचे लिख रखा है, टू स्टेजेस। एक तो होता है निर्विकल्प। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दें, निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या है? निर्विकल्प का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। एक और नाम है इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, या अभ्यंतर ज्ञान, अभ्यंतर ज्ञान, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक परसेप्शन। चारों आपको याद रखना है, चारों नाम याद रखने हैं। कोई सा भी वर्ड आपको एग्जाम में मिल सकता है। निर्विकल्प, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, अभ्यंतर ज्ञान, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक परसेप्शन। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन के एम्बिट के बाहर है। जैसे हमारा इंट्यूशन हो गया, जैसे हम टेलीपैथी हो गई, जो हम अपने इंद्रियों से सेंस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी परसिव्ड बाय आवर सेंसेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया निर्विकल्प। और एक होता है सविकल्प, या डिटर्मिनिस्टिक परसेप्शन, जो डिटरमाइन किया जा सकता है, या कंसेप्चुअल परसेप्शन। ये एक स्टेज है, ज्ञान अर्जित होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। ठीक है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक और अलौकिक। ठीक है, इट कैन बी परसीव्ड वाया सेंसेस, इसे हम सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा लौकिक, अलौकिक और पहला परसेप्शन का जो स्टेज है वो है निर्विकल्प। अब हम आते हैं इसके डिटेलिंग में, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये रहा। अब ये लौकिक और अलौकिक क्या होता है, इसको समझते हैं। इसी पे सारा खेल है, लौकिक और अलौकिक पे। तो लौकिक जो है वो ऑर्डिनरी परसेप्शन या साधारण परसेप्शन है, जो हमारे माइंड या सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं, हमारे दिमाग से या हमारे इंद्रियों से। दिमाग से जो परसेप्शन होता है उसे हम इंटरनल परसेप्शन या मानस परसेप्शन कहते हैं। यानी कि जब हम अपने दिमाग से कोई चीज परसीव करते हैं, वो जो परसेप्शन बनाते हैं, जो प्रत्यक्षता हमारे दिमाग में आती है, वो इंटरनल परसेप्शन है। और जो इंद्रियों के थ्रू होती है, यानी कि देख के, सुन के, फील करके, स्वाद लेके, उसको हम एक्सटर्नल परसेप्शन कहते हैं, जो इंद्रियों के थ्रू होती है। तो इंद्रियां वाला जो इंद्रियां प्रत्यक्ष जो है, वो लौकिक में आता है, सेंसेस में। और इंटरनल परसेप्शन, जो मानस वाला परसेप्शन जो है, वो लौकिक में आता है, माइंड में। ठीक है, इसके अलावा अलौकिक परसेप्शन होता है। अलौकिक यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारण, आप कह लो असाधारण। असाधारण, ये इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि जब आप वर्ल्डली मैटर से, दुनियादारी वाली भौतिकता से जब आप इनडायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, तब हम उसे असाधारण या अलौकिक परसेप्शन कहते हैं। इसमें तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण यानी यूनिवर्सल परसेप्शन। यूनिवर्सल परसेप्शन यानी कि जो परसेप्शन, जो चीज, जो ज्ञान यूनिवर्सल है। जैसे कि आपने एक गाय देखी, गाय देख के आप समझ गए कि ये गाय है। क्यों? क्योंकि गाय के कुछ फीचर्स हैं जो आपने उसमें देखा, चार पैर है, एक पूंछ है, दो सींग है, पैरों में हुड लगे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये यूनिवर्सल है गायों के लिए। तो आप गाय से उसको एसोसिएट कर पा रहे हो, इसलिए इसको हम सामान्य लक्षण कहते हैं या यूनिवर्सल परसेप्शन कहते हैं।
इसके बाद होता है ज्ञान लक्षणा। ज्ञान लक्षणा ये कॉम्प्लेक्स परसेप्शन होता है। ज्ञान लक्षणा कॉम्प्लेक्स परसेप्शन होता है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है, हमने पहले जो देख रखा है उससे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं धुआं देखा है, तो आप समझ जाओगे कि कहीं आग लगी हो, क्योंकि धुआं आग से निकलता है, आपने पहले देख रखा था कि जब आग लगती है तो धुआं निकलता है। अब आप मान लो धुआं को देख रहे हो कहीं पे, तो आप समझ गए, आपने परसीव कर लिया, आपके परसेप्शन ने आपको बता दिया कि वाकई वहां पे आग लगी होगी। ये कैसे हुआ? ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से हुआ, पास्ट नॉलेज से हुआ। तो इसको हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। और एक होता है योगज। योगज यानी इंट्यूटिव परसेप्शन, जो आप चेतना से निकाल के लाते हो, जो परसेप्शन, वो इंट्यूटिव परसेप्शन उसे हम कहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। इफ वी मूव अहेड, अनुमान प्रमाण यानी इन्फरेंस। अनुमान प्रमाण यानी इन्फरेंस। अभी इन्फरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्फरेंस से यानी अनुमान प्रमाण से। आई थिंक यूजीसी नेट ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन अनुमान से ही पूछा है, अनुमान से और फोन से। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वार्थ परार्थ, यानी अपने ज्ञान के लिए भी हो सकता है, ये दूसरों के ज्ञान के लिए भी हो सकता है। मेथड ऑफ इन्फरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये इन्फरेंस करता है। तो इसमें बेसिकली दो शब्दों को आपको समझना है, अन्वय और व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का मतलब क्या होता है? अन्वय को आप समझ लो पॉजिटिव, और व्यतिरेकी को समझ लो आप नेगेटिव। अब ये क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव? तो कोई भी चीज में कॉज और इफेक्ट होता है। जब आप लॉजिक पढ़ते हो ना, तो लॉजिक में एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने वेस्टर्न लॉजिक में भी देख रखा है। तो जब कॉज और इफेक्ट के बीच एक पॉजिटिव कॉन्कॉमिटेंस दिख रहा है हमें, पॉजिटिव कॉन्कॉमिटेंस, तो उसे हम अन्वय कहते हैं। अन्वय कहते हैं, ठीक है। और जब हमें नेगेटिव कॉन्कॉमिटेंस दिख रहा है कॉज और इफेक्ट के बीच, तो हम उसे व्यतिरेकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉज है तो इफेक्ट भी होगा, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। यानी कि अगर आग लगी है तो धुआं भी होगा। आग लगना हुआ कॉज, कहीं मान लो आग लग गया तो वो कॉज है, और उसके वजह से धुआं हुआ। फायर के वजह से स्मोक हुआ। तो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। तो जब कॉज की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन है। पर अगर कहीं आग लगी ही नहीं तो धुआं भी नहीं होगा, यानी नेगेटिव कॉन्कॉमिटेंस। तो ये हो गया व्यतिरेकी। अभी इन्फ्रेंस में दोनों होता है। इन्फ्रेंस में आपको केवल अन्वय भी मिलेगा, यानी केवल पॉजिटिव भी मिलेगा, केवल व्यतिरेकी भी मिलेगी। केवल मतलब ओनली, ओनली व्यतिरेकी यानी नेगेटिव भी मिलेगा, या आपको दोनों साथ में भी मिल सकता है, अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब ये जो कॉज और इफेक्ट का खेल है, ये क्रोनोलॉजिकल इन्फरेंस में आता है। क्रोनोलॉजिकल इन्फरेंस में इसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं, पूर्वत, शेषवत, सामान्य दृष्टा। एक होता है पूर्वत अनुमान, पूर्वत अनुमान। एक होता है शेषवत अनुमान, ठीक है। पूर्वत अनुमान यानी जो पूर्व में हुआ, यानी कॉज, किस वजह से हुआ, पूर्व में, पहले। तो पहले क्या होगा? पहले कॉज ही होगा, उसके बाद इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला यार छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई, वो इफेक्ट है। कॉज क्या है? किस वजह से छोड़ा? तो कॉज पहले होता है, इफेक्ट बाद में दिखता है। तो पूर्वत में कॉज होता है, इफेक्ट बाद में दिखता है। शेषवत लास्ट में होता है, इफेक्ट दिखता है। तो पूर्वत अनुमान यानी कि कॉज, और शेषवत अनुमान यानी कि इफेक्ट। अब ये कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन है, वो या तो अन्वयी होगा, या तो व्यतिरेकी होगा, या तो अन्वयी व्यतिरेकी होगा। यानी कि या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। तो पूर्वत यानी कॉज, शेषवत यानी इफेक्ट। और जब कॉज और इफेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, जब एक सिचुएशन में, एक लॉजिक में कॉज और इफेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, तब हम उसे सामान्य दृष्टा कहते हैं। सामान्य दृष्टा, को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, अन्वय, व्यतिरेकी, सामान्य दृष्टा, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, ये सारे शब्दों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा ये शब्द पूछ देंगे। पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान क्या होता है, डायरेक्टली पूछ देंगे वो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जब हो इंडियन लॉजिक में, तो उस स्टेटमेंट को हम कैसे तोड़े। जैसे वेस्टर्न लॉजिक में तो हमने पढ़ रखा है कि एक मिडिल टर्म होता है, एक माइनर टर्म होता है, एक मेजर टर्म होता है, उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, राइट। यहाँ पे इंडियन लॉजिक में मिडिल टर्म, माइनर टर्म,
और मेजर टर्म तीनों होते हैं, पर हम उसे दूसरे नाम से पहचानते हैं। जो माइनर टर्म है उसे हम पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष। जो मेजर टर्म है उसे हम या तो साध्य कहेंगे या तो व्यापक कहेंगे। साध्य कहेंगे या तो व्यापक कहेंगे। और जो मिडिल टर्म है उसे हम हेतु कहेंगे। हेतु, बिकॉज, हेतु या व्याप्ति, व्याप्य, ये कहेंगे। पक्ष या साध्य, माइनर, मेजर। ओके, अब एक स्टेटमेंट से समझते हैं। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। यदि हमने स्मोक देखा पहाड़ पे तो हम कंक्लूड करेंगे कि फायर लगी है। तो स्मोक जो है वो हेतु है, ये हमारा मिडिल टर्म है, याद रहे ये मिडिल टर्म है। हिल हमारा पक्ष है, पक्ष यानी कि माइनर टर्म। और फायर जो है वो हमारा मेजर टर्म है यानी साध्य है। तो यहाँ हेतु पहले आ रहा है, हेतु इज कमिंग फर्स्ट, रीजन कमिंग फर्स्ट। किस वजह से, किस वजह से आपने परसीव किया, किस वजह से आपने अनुमान लगाया? आपने अनुमान जो लगाया वो किस वजह से लगाया? स्मोक देख के लगाया। अगर आप स्मोक नहीं देखते तो अनुमान ही नहीं लगाते। तो आपने स्मोक देखा, वो हेतु था। कहाँ देखा? माइनर टर्म, हिल पे देखा। क्या देखा? अग्नि देखा। क्या सोचा? अग्नि सोचा। क्या अनुमान लगाया? अग्नि अनुमान लगाया, यानी फायर होगा। तो वो हमारा मेजर टर्म हो गया। अभी ये जो सीक्वेंस है, ये जो आप सोचते हो, ये जो पूरा जो आप नॉलेज लेते हो इन्फरेंस से, कहीं आग देखा, कहीं स्मोक देखा, आपने समझा आग है, ये पूरा किस प्रोसेस पे चलता है? ये कौन सी क्रोनोलॉजी पे चलता है? तो उसे हम फून कहते हैं। PHUNN, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत क्वेश्चन बने हैं फून से। ठीक है, तो फून में जो सिलोग, जो न्याय सिलोगिज्म है वो समझ लेते हैं। पहले आता है प्रतिजना या हाइपोथेसिस, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। पहले आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, प्रतिजना बनाई। उसके बाद आपने हेतु निकाला, हेतु यानी रीजन, रीजन निकाला। फिर आपने यूनिवर्सल एग्जांपल से कंपेयर किया, यानी उदाहरण, उदाहरण। फिर आपने उदाहरण के थ्रू से रीअफर्म किया, यानी उपनयन। और फिर आपने कंक्लूड किया, यानी कि स्थापना। अब इससे वापस समझते हैं। इफ वी सी स्मोक इन अ हिल, तो पहले क्या आ रहा है? हेतु आ रहा है। आपने स्मोक देखा तो हेतु पहले है। वी कंक्लूड देयर मस्ट बी फायर। अब यूनिवर्सल एग्जांपल लगाया आपने। आपने स्मोक से यूनिवर्सल एग्जांपल क्या लगाओगे आप? जब भी आप स्मोक देखते हो तो आप यूनिवर्सल क्या रहता है आपका? कि आग लगी होगी। करेक्ट। तो यूनिवर्सल एग्जांपल जब आपके हाइपोथेसिस को, आपकी प्रतिजना को सपोर्ट कर रहा है, तो आप रीअफर्म कर रहे हो कि हाँ आग ही लगी होगी। फिर आप कंक्लूड कर रहे हो, जिसको हम निगमान कह रहे हैं, कि हाँ स्मोक देखा हमने। कहाँ पे देखा? हिल पे देखा, यानी वहां आग लगी होगी, ये अनुमान हमने लगाया। तो ये जो पहला तीन है, स्टेटमेंट, रीजन और यूनिवर्सल, इससे आप समझ जाओगे। आप इसे समझ जाओगे। आपने स्टेटमेंट बनाया, आपने हेतु देखा, फिर आपने यूनिवर्सल एग्जांपल लगा कि हाँ आग लगी होगी, तभी स्मोक, स्मोक जब भी हमने देखा है वो आग की वजह से हुआ है। ये आप समझ गए। स्वार्थ है, ये हुआ स्वार्थ, ऑब्जेक्टिव, आपका ज्ञान अर्जित हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को समझाना है तो आपको दो स्टेप और करने होंगे। आपको रीअफर्म करना होगा, फिर आपको सामने वाले को बताना होगा, इसीलिए बेटा यूनिवर्सल एग्जांपल सही हुआ, इसीलिए ये केस में भी आग लगी है। फिर कंक्लूड करोगे आप, तब जाके सामने वाले को समझ में आएगा। ये हुआ परार्थ। ये ऊपर हमने स्वार्थ और परार्थ पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव, अपने लिए और दूसरों के लिए, ये वाला पोर्शन। स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ से आप खुद समझ सकते हो, स्वार्थ। और परार्थ यानी दूसरे के लिए, ये वाला दूसरे के लिए। तो पहला तीन जो स्टेप है फोन का, प्रतिजना से पी, हेतु से एच, यू से उदाहरण, फिर यू से उपनयन, फिर एन से निगमान। तो पी एच यू से आप समझ जाओगे, पर अगर आपको दूसरे को समझाना है तो एन और एन वाला स्टेप भी लगेगा। तो बेसिकली क्या, हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। हमने एक पर्टिकुलर चीज देखा और एक पर्टिकुलर चीज कंक्लूड कर रहे हैं, पर हम यूनिवर्सल से होते हुए जा रहे हैं। सो इट्स पर्टिकुलर वाया यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। तो ये प्रोसेस है इंडियन लॉजिक में इन्फ्रेंस के थ्रू ज्ञान अर्जित करने का, इन्फ्रेंस के थ्रू ज्ञान अर्जित करने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस लगाओ इसके, ताकि आपको ये बेहतर समझ में आ जाए और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद और भी प्रमाण्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे उपमान है, उपमान के बाद शब्द है, व्याप्ति है। ये सब हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में मैं दो ही टाइप के प्रमाण रखता हूँ। एक तो हमने परसेप्शन पढ़ा यानी प्रत्यक्ष, और एक हमने अनुमान पढ़ा यानी इन्फरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। इस पे हालांकि डिस्कशन और भी हो सकता है, पर मैं सिर्फ नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ आप लोग को, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो चलिए, बहुत अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं एक अगला टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट
and hit the bell icon. Thank you very much. Have a very good day ahead and all the very best for your exam. Bye bye. Take care.